अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रमाला हुबल्ला। हुबल्ला मेरा तखल्लुस या टाइटल है, रूहानी टाइटल आप कह लीजिए, जो भी आप कहें। और रमाला मेरा नाम हो गया, और मेरी वेबसाइट्स हैं thesalaammatrix.org और huballa.com, जिस पे आपके मकसद की कोई भी चीज़ नहीं है, मगर फिर भी मैंने इसको लिख दिया है। मैं आपसे मुखातिब हूँ 25 मई 2025 को अपने चैनल पर इको फेमिनिन जो यूट्यूब पे है उसके ज़रिए, जिसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बान में मेरी वीडियोस मौजूद हैं। आमतौर पर मैं ये वीडियोस पहले टिकटॉक वगैरह पे बनाती हूँ, वहाँ पे प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, फिर वहाँ से डाउनलोड करके बड़ी मुश्किल से मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ मुख्तलिफ प्लेलिस्ट्स के अंडर। कुछ उसमें अंग्रेज़ी में है, कुछ उर्दू में है। ये मैंने हो सकता है मुझे चैनल मुख्तलिफ बनाने चाहिए थे, मगर फिर भी फ़िल वक्त मैंने अपना तमाम काम एक ही टाइटल की तरह इकट्ठे कर दिया, ताकि मेरे चूँकि मुख्तलिफ रूप बन चुके हैं, चूँकि मैं मुख्तलिफ लोगों से मुखातिब रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो उसकी वजह से आपकी शख्सियत अक्सर बिखर जाती है, और आपके तासुरात जो लोग लेते हैं वो भी बिखर जाते हैं, और उनको पता नहीं चलता आप कौन है। तो मैंने अपने कलेक्टेड वर्क्स, आप समझ लीजिए, इको फेमिनिन पे इकट्ठा कर दिए हैं। और आज मैं चली थी तो ये वीडियो हस्ब मामूल अंग्रेज़ी में बनाने के लिए, क्योंकि मेरे ऑडियंस ज़्यादातर दुनिया भर के अवाम हैं। मैं भी बताती चलूँगी मेरे ऑडियंस क्या है, पूरा तारुफ करवाऊँगी। लेकिन मैंने डिसाइड ये किया, क्योंकि मैं रहती हूँ बेस्ड इन पाकिस्तानी हिमालयाज़, मैं पाकिस्तान में ही हूँ, वाइडर पाकिस्तान में, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप कौन हैं। नहीं तो वो आपके बारे में मुतज़ाद किस्म के ख़यालात रखते हैं और क़यास आराइयाँ करते रहते हैं, और फिर मेरे जैसे लोग जो काफ़ी शर्मीले हैं, इंट्रोवर्ट हैं, ख़ामोश हैं, वो उनकी क़यास आराइयों को भुगतते रहते हैं, और ऐसा हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता, मगर उनकी जो क़यास आराइयाँ हैं वो सच बन जाती हैं, फिर आप देखते रह जाते हैं। तो लिहाजा मैंने सोचा कि नहीं, बहुत ज़रूरी है कि मैं अपना तारुफ़ करवा दूँ। दूसरे कि मैं अपने बहुत सारे काम उर्दू ज़बान में भी लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी दिमाग जो है कुछ चीज़ें बिल्कुल उर्दू ज़बान में सोचता है। प्राइमरी जिस ज़बान में मैं पहली दफ़ा सोचती हूँ उसी में मैं लिखती हूँ, और अक्सर तरीन चीज़ें जो हैं वो अंग्रेज़ी में सोचता है, इसलिए कि जिसको भी मैं एड्रेस कर रही होती हूँ उसी की ज़बान मेरे दिमाग में आती है। तो आज मैं आपको अपना थोड़ा-सा तारुफ़ करवाऊँगी और अपना जर्नी डिस्क्राइब करूँगी। बेसिकली मैं एक ओवरऑल आप कह लें कि मैं एक टीचर हूँ। टीचर से लोग फ़ौरन समझते हैं, ओह! ये अंग्रेज़ी की टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। नहीं, मैं हकीम नुमा टीचर हूँ, पुराने ज़माने की एक मख़लूक़ समझ लीजिए, जिसका काम है लोगों को हिकमत की बातें समझाना। हिकमत की मुअल्लिम, ठीक है? हिकमत की मुअल्लिम कह लें। ये मेरे ख़्याल में एक अच्छा मुअल्लिमा कह लें। ये एक अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत रही है, मेरा जो ख़ास काम है, मैं किसी भी चीज़ पे क्यों ना काम करूँ, मेरा काम है एक मुश्किल चीज़ को अपने गुफ्तगू से आसान कर देना। मुश्किल को आसान कर देना, जो मैं लोगों को कोई भी सब्जेक्ट समझाती हूँ तो वो आसान हो जाता है। और मैंने अपना दिमाग इस वजह से कोशिश किया है कि मुश्किल तरीन चीज़ों पे लगाऊँ, जिनको इंसान समझ नहीं पा रहे। वो बहुत सारे टुकड़ों को तो समझ जाते हैं, लेकिन वो ओवरऑल जो एक ज़िंदगी का दायरे हैं और हकीकत है, उनको नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से इंसानों में बहुत इख्तलाफ बढ़ रहा है। और उस इख्तलाफ को कम करने के लिए ही मैंने सलाम मैट्रिक्स जैसे टूल जो हैं, उनको पब्लिश करना शुरू किया है 2023 से, काफ़ी पुराने हैं। मैं आज आपको अपना तारुफ़ करवा के कुछ टाइमलाइन देना चाहती हूँ। मैं अपने आप को डिस्क्राइब करती हूँ अपने ग्लोबल ऑडियंस के सामने, कम से कम प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल मिस्टिक के तौर पे। काफ़ी अरसा मैंने एक रूहानी खोज में गुजारा, और मिस्टिक तो इंसान के खैर अंदर का मामला है, उसको कोई बना नहीं सकता। उसके बाद कोई स्पिरिचुअल फॉर्मल भी क्वेस्ट की, और बाकी मेरा अक़ीदा ये है कि जो चीज़ स्पिरिचुअली हम जानते हैं, समझते हैं, उसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए, जो कि मेरे नज़दीक 21वीं, जिसको मैं कहती हूँ 21st सेंचुरी प्रोजेक्ट, ये 21वीं सदी का ये काम है। 21st सेंचुरी मेरे काम में बहुत इम्पोर्टेंट, 21st सेंचुरी, ठीक है? ये इसको मैं कहती हूँ ये एक प्रैक्टिकल सेंचुरी है, जिसमें मुख्तलिफ तज़ादात इकट्ठे हुए हैं। जो चीज़ें पहले दूर-दूर हुआ करती थी, प्रैक्टिकल अलहदा, स्पिरिचुअल अलहदा, वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है, ठीक है? तो मेरा काम जो है हमेशा से, मैं 1980s के ज़माने की पैदावार हूँ, अभी तक 2020 चल रहे हैं माशाल्लाह। वो ये है मुख्तलिफ़ चीज़ों को इकट्ठे करना, और या सिस्टम्स के ऊपर काम करना, सिस्टम्स, थ्योरीज़,
होलिस्टिक कोई भी काम जो भी मैं करूँ, चाहे हीलिंग करूँ कुछ, वो होलिस्टिक होती है। टोटल सिस्टम्स और मैक्रो जिसको कहेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ों पे काम, पूरे सिस्टम को समझना। यानी अगर मुझे बिज़नेस सिखाया जाए तो मैं सिर्फ अपना बिज़नेस नहीं बनाती, मैं लोगों को पढ़ाती भी हूँ बिज़नेस, और फिर मैं पूरा मुल्क का रुझान क्या चल रहा है मुआशी, उसकी तरफ तवज्जो देके दुनिया में भी तवज्जो करती हूँ। तो मैं मैक्रो की तरफ जाने वाली इंसान हूँ, बड़ी चीज़ों पे बात करना। तभी मेरी बातें अक्सर लोगों को समझ नहीं आती थी, वो उनको पसंद तो करते थे, उनको समझ में नहीं आती थी। और इन बातों को इकट्ठा करते-करते, उनको कोई फ्रेमवर्क बनाते-बनाते मुझे काफ़ी वक़्त लगा। एक्चुअली मैं फ्रेमवर्क बहुत पहले बना चुकी हूँ, लेकिन उसको लोगों के सामने लाते हुए और अपने आप को एक्सक्यूज़ मी डिफेंड करते हुए मुझे काफ़ी वक़्त लगा। ये बेचारा ऊपर से हैंग हुआ है मेरा फ़ोन, सो दिस इज़ व्हाई मैंने मार्क भी किया हुआ है कि बस इस हदूद में रह के काम करना है। ऑलराइट, सो मैं अपने आप को थोड़ा-सा और अपने काम को एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि लोग, ख़ासतौर पे जो लोग मुझे जानते हैं और जो मेरी ज़िंदगी में हैं और मैं उनकी वजह से और वो मेरी वजह से बहुत परेशान है, वो आज एक कुछ गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएँ। दूसरे इसके अलावा मेरे काम को इर्तिक़ा करते-करते बहुत वक़्त लगा है, और मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा-सा इकट्ठा होके लोगों के भी काम आ जाए, वरना मेरे साथ-साथ ही ये तालीमात चली जाएँगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑलराइट, सो बेसिकली मैं इंटरनेट की दुनिया की इंसान हूँ कहा जाएगा, और 1998 1999 में मैंने इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें आमतौर पे उस वक़्त आपको ग्लोबल ही दुनिया के लोग मिला करते थे, ग्लोबल ऑडियंस हुआ करता था। इसलिए हमारा जो मेरी फ़ोकस या डिस्कशन था, मेरी टीचिंग का या मेरी गुफ्तगू का, क्योंकि आई एम अ वुमन ऑफ वर्ड्स एंड टीचिंग्स, वो बाहर के लोगों पर फ़ोकस किए हुए था। और ऑब्वियसली चूँकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ये मेरी लोकेशन हो गई, जियो लोकेशन, और जो मेरा अक़ीदा है वो मुस्लिम, तो और वैसे भी हम पाकिस्तानियों में बड़ा इस चीज़ का जज़्बा है। तो आप उस ज़माने में बड़ा हम भी जज़्बा हुआ करता था कि हम अपने आप को एज़ अ मुस्लिम या पाकिस्तानी रिप्रेज़ेंट करें। कोई ऐसा काम करें कि पाकिस्तान का नाम किसी किताब में, किसी लिस्ट में उस ज़माने में नहीं मिला करता था, तो हर जगह पे माशाअल्लाह, और शुक्र है अच्छे अल्फाज में है, एक ज़माने में नहीं हुआ करते थे। और दूसरे कि कोई ऐसा काम कर गुज़रूँ जो कि इस्लाम को थोड़ा-सा आगे लेके जाए। बहुत सारी चीज़ें सोची, जिसमें ट्रेड भी मैंने सोचा, मुझे कल्चर का, ट्रेड का, एंटीक्स का बहुत शौक था। खैर, तकरीबन इसी ज़माने में 1999 में मैंने कोडिंग पढ़ना शुरू की, कोडिंग इंटरनेट और कोडिंग वगैरह, HTML, और मैंने पढ़ाया भी लोगों को अपने स्कूल में ज़बरदस्ती, यूनिवर्सिटी में एक्चुअली MBA में। तो ये मैंने ज़माने से ये काम किया, और भी बहुत सारे काम किए। ऑब्वियसली आई वाज़ डूइंग MBA, बट दिस वाज़ माय माय लव और माय फ़ोकस। अच्छा, 2003 में मैं अपना एज़ अ टीचर जो मेरी जर्नी रही है उस पे फ़ोकस कर रही हूँ, राइट। 2003 में जनाब मैंने पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट की। उसी ज़माने में मैंने जियो टेलीविज़न जॉइन किया। आई थॉट बहुत पहले से 1990 से कि मीडिया असल चीज़ है, मीडिया में जाना चाहिए। मुझे तबलीग का शौक़ है, इब्लाग़ का, यानी सॉरी, और मैं अपने ख़यालात दूसरों तक पहुँचाना चाहती हूँ। और जिस भी जगह पे मैं हूँ, उस ज़माने में ज़ाहिर तौर पे मैं पैट्रियोटिक थी, तो मेरा ख़्याल था कि मैं अपने मुल्क को या जो भी है अपने ख़यालात को और अपने काम को आगे लेके जाना चाहती हूँ। 2004 में मैंने प्रॉपर्ली ज़्यादा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मेरे 2 ब्लॉग बने, एक का नाम था नेक्स्ट और दूसरे का नाम था अ क्वेस्ट फॉर ब्यूटी एंड अ लस्ट फॉर लाइफ, 2 थे, राइट, ये ब्लॉग स्पॉट पे थे। इनकी वजह से मैं काफ़ी फ़ेमस हो गई, हालाँकि ब्लॉग्स अभी भी मौजूद तो हैं, एक्टिव नहीं हैं, मगर मैंने इनके ऊपर बहुत कुछ लिखा, और या जो थोड़ा बहुत भी लिखा, वो चूँकि सीधा-सीधा बातें थी उस ज़माने में। उस ज़माने में मैंने आपको कहा ना कि हम मैक्रो पे काम कर रहे थे, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, सेटअप कर रहे थे, मतलब सिस्टम को, तो बड़ी-बड़ी बातें हो रही थी। जैसे घर रखा जाता है तो उसकी बुनियाद पे काम होता है, ये कमरा होगा, वो होगा। फिर उस कमरे की डेकोरेशन, उसकी रोज़मर्रा की बात की ज़िंदगी आती है, तो उस वक़्त हम बुनियादी उमूर पे बातें कर रहे थे। बिज़नेस क्या है, बिज़नेस को क्या होना चाहिए। दूसरा ब्लॉग था क्वेश्चन लास्ट, व्हिच वाज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ, सो ये उस पे था। फिर मैं साथ-साथ ही जियो टेलीविज़न में काम करती रही, जो मैंने 2005 में छोड़ दिया, लेफ्ट जियो। वही साल है जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई है इक़रा यूनिवर्सिटी में, 2 सेमेस्टर।
اور یہی ایک بڑا فارمیٹیو سال تھا میری زندگی کا، جب میں نے ایک ارتھ کو جب پاکستان میں اس میں والنٹری کیا اور ڈیزاسٹر ریلیف میں بہت کام کیا، جو کہ مجھے لے گیا انوائرمنٹ کی دنیا میں، اور بعد میں جس کو کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جس کے اوپر میں نے کافی کچھ لکھا۔ اچھا، لکھتی تو تھی میں اپنے بلاگ پہ اور یہ پبلش نہیں ہو پاتا تھا، تو ایک ٹائم آیا ہے میرے خیال میں تقریباً 2008 سے لے کے 11-12 تک کہ فائنلی میں پبلش ہوئی ہوں ڈان کے اورورا میگزین میں، اور ایک پبلیکیشن تھی جس کا نام تھا ٹرپل باٹم لائن۔ اورورا میگزین اور ٹرپل باٹم لائن انڈسٹری پبلیکیشن ہے، عام لوگ نہیں ان کو پڑھتے، یہ مارکیٹرز اور بزنس لوگوں کے لیے تھا۔ ٹرپل باٹم لائن تھا انوائرمنٹل اور جس کو ہم کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی فیلڈ، تو اس کو یہ ٹیکنیکل لوگ پڑھا کرتے تھے، لہٰذا میں کوئی بہت مشہور انسان نہیں ہوں، اور میری بڑی کوشش ہوتی تھی کہ میں شاید اخباروں میں کوئی آرٹیکل لکھ لوں، لیکن میں اپنی باتوں کو اختصار سے بیان نہیں کر پاتی تھی، اور اگر میں لکھتی تو مجھے بہت سارے کالم لکھنے پڑتے۔ بہرحال میں نے انٹرنیٹ پہ ضرور لکھا، میں نے انٹرنیٹ پہ 2007 میں، مطلب پیرل بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ 2007 میں ٹرینڈ ہنٹر نام کی ویب سائٹ پہ ٹرینڈز آپ ہنٹ کر کے بتا سکتے تھے، یہ مطلب دنیا میں کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں، رائٹ، trendhunter.com۔ میں نے اس میں اپنا پورٹ فولیو کھولا اور میں نے سلیکٹ کیا کہ بھئی میں صرف انوائرمنٹل ٹرینڈز وغیرہ کے بارے میں بتاؤں گی جو رسپانسبل ٹرینڈز ہیں، اور اس کے علاوہ فیشن وغیرہ سے میں نے قطع تعلق رکھا۔ 2005 ہی ایک ایسا زمانہ تھا جب میں تھوڑی مذہبی ہو گئی تھی، اور میری ایک اسپریچول کویسٹ 2004 یا 5 میں اسٹارٹ ہوئی، اور میں کافی اس وقت ریڈیکل ہو گئی تھی، اور بڑے اسلامزم ٹائپ کے کانسیپٹ میرے ذہن میں آ گئے تھے، کافی ایکسٹریم سے جاتے تھے، میں واپس آئی، لیکن کچھ آئیڈیاز اچھے تھے، اور آئیڈیا یہ تھا کہ ہمیں میں کوئی ایسی کنسلٹنسی کھولنا چاہتی ہوں۔ میں نے کنسلٹنسی کھولنے کی کوشش کی جس کا نام تھا نیکسٹ، جس میں میں فوکس کروں ویلیوز پہ، اسپریچول ویلیوز پہ۔ وہ ویلیوز کیا تھی وہ بھی میں نے کوئی اتنی خاص ڈیفائن نہیں کی تھی، لیکن میرا کوشش یہ تھی کہ کوئی ویلیوز بیسڈ ہو، جس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی، رسپانسبلٹی، گڈ ویلیو ایتھکس ہو، اور وہ اتنا خاص نہیں چل سکا، کیونکہ میرے خیال میں مجھے ویلیوز ٹیچ کرنی چاہیے تھی انسٹیڈ آف ٹیکنگ پریکٹیکل پروجیکٹس۔ مگر لوگ چاہتے ہیں کہ میں پریکٹیکل پروجیکٹ کروں، تو یہ بڑا تضاد رہا ہے میری زندگی میں کہ میں کرنا کچھ چاہتی ہوں اور ہو کچھ اور رہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بہت ہٹا کر دور کر لیا اور کوشش کی کہ میں کچھ لکھوں، اور جو لکھوں وہی پڑھاؤں۔ جب میں کہتی ہوں نا لوگوں سے کہ میں ٹیچر ہوں، تو لوگ بڑی بڑی باتیں سمجھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ آپ انگلش کی ٹیچر ہیں، میرے بچوں کو انگلش پڑھا دیں، کوئی کچھ کہتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں جس علاقے میں رہتی ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی گورنمنٹ ایجنٹ ہوں، اور میں ان کو اسٹڈی کرتی رہتی ہوں، جو کہ میں نہیں کر رہی، کیونکہ میں تو ان پڑھائیوں سے بھاگ کر اس علاقے میں آئی تھی۔ مطلب میں چاہتی تھی کہ میرا کوئی فوکس بدلے، اور آؤٹ تھوڑا رائٹ میرا کیمرہ کلپ سنیپ کر گیا۔ تو جب میں اسکیپ کی بات کرتی ہوں تو کچھ قدردان ایسے ہیں کہ اس بات کو کہتے ہیں کہ گھر سے بھاگ گئی بوڑھی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے ذہن میں جو اتنا کچھ بھر گیا تھا اس سے ہٹ کے کسی خالی جگہ پر جا کے تھوڑا دماغ کو خالی کر کے بھاگ بھی نہیں رہی تھی ان چیزوں سے، انہی چیزوں کو ترتیب میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو بہت سارے واقعات ایسے پیش آ گئے جن کا میں یہاں پر ذکر مناسب نہیں سمجھوں گی، مگر وہ ایکسیڈنٹل واقعات تھے۔ جیسے میرے ذہن میں تو یہ سب کچھ تھا، اور بھی بہت کچھ تھا، اور لوگوں نے کچھ اور دیکھا اور وہ بات کہیں کی کہیں اور چلی گئی۔ خیر، میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہوں 2015-16 کے بعد سے، یہ وہ ٹائم ہے جب میں نے ایک ہربلسٹ بزنس سٹارٹ کیا، ہربلزم بیٹر بانڈز کے نام سے، جس کی ابھی بھی ویب سائٹ ہے۔ ویسے کہتے ہیں میرے کچھ بزرگ کہ آپ کی قسمت میں صرف پڑھانا ہی ہے، اگر آپ کچھ اور کریں گے تو وہ کامیاب نہیں جائیں گے، تو لازم میں پڑھانے پہ آ گئی ہوں۔ بیٹر بانڈز میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ میں فرسٹریٹ ہو جاتی، آئی کوڈنٹ سیل اینی تھنگ، مجھے اکثر لوگوں کو بتانا پڑتا تھا، اور اکثر میں اپنا کام روک کے لوگوں کو تہذیب اور تمیز سکھانا شروع کرتی تھی
तभी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बाकायदा कुछ चैनल ही इस चीज़ पे खोल लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि मैं किस वजह से उनकी बातों से चिढ़ रही हूँ या उनको बताने की कुछ कोशिश कर रही हूँ, घबरा रही हूँ, उनको समझा रही हूँ। मैंने जैसे कहा कि मेरा काम यही है कि मैं मुश्किल चीज़ों को आसान में समझाऊँ, जो मुझे बिज़नेस मुश्किल होता नज़र आए उसको आसान दिखाऊँ। अ, मसला बस ये था कि इस ज़माने में मैं कोई प्रैक्टिकल नहीं कर पा रही थी और मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल करूँ और प्रैक्टिकल के साथ अपनी ज़िंदगी पर्सनल भी मैनेज करूँ ऑफ कोर्स, और जिससे किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, ना होना चाहिए। और फिर उस प्रैक्टिकल में वीव करके अपने फ़िलॉसफ़ी की बात करो। होता ये है कि हमारे मुआशरे में हम पढ़ाई को, लिखाई को किताबी या बातूनी बात समझते हैं, बातों-बातों में रह जाते हैं और वर्ड्स पढ़ाते लिखाते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो रहा होता, जो कि बहुत ही अ, टुकड़ों में हमारी पर्सनैलिटी को बाँट देता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक अपने आप को 21वीं सदी का इंसान समझती हूँ और एक मुस्लिम हूँ। मुस्लिम का मतलब क्या है? मुकम्मल। तकमील शुदा या पाया तकमील को पहुँचने वाला। मुकम्मल, बेसिकली ये अच्छा लफ्ज़ है, मुकम्मल। मुस्लिम का लफ्ज़ निकला है सलाम से, और सलाम का मतलब है इकट्ठे होना, जामे हो जाना, सलामती। ठीक है ना? उर्दू में तो हम अच्छे डायरेक्ट जानते हैं, इसका मतलब है सलामती, जुड़ के रहना। ठीक है? तो ओके। अब ये सलाम मैट्रिक्स भी जो है, बाय द वे, ये 2005-6 में तख्लीक करदा एक मॉडल है जिसका नाम एक ज़माने में पीपल सेंटर्ड मॉडल ऑफ बिज़नेस हुआ करता था, पीसी मॉब के नाम से। और आप इसकी वेबसाइट पे जाइए तो उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, ओरिजिनल पेपर भी मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ें मेरे ज़हन में खुद ही ड्रॉप होती थी, बाय द वे। मैं आपको बताऊँ, अल्लाह की कोई देन थी, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास पढ़ा रही थी 2005 में, कि मैंने लोगों को ये पढ़ाना शुरू किया, अपने स्टूडेंट्स को, बिल्कुल आखिरी क्लास में पहले सेमेस्टर की, कि हम बिज़नेस क्यों करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों को स्टडी भी तो करें ना। फिर मैंने एक मॉडल बनाया, मैंने कहा देखो ये इंसान है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं और ये सारा दिन क्या काम करता है, तो उसके काम जो ज़िंदगी भर में काम करता है बस उसी की हमने प्रोडक्ट बना देनी है। अच्छा, ये बात हुई तो उसी ज़माने में मैंने आपको बताया कि मैं कोई एथिकल या इस्लामिक काइंड ऑफ प्रिंसिपल पर मबनी कंसल्टेंसी बनाने की कोशिश कर रही थी। उसी सिलसिले में मेरा किसी इस्लामिक मैगज़ीन के पास आना जाना भी हो रहा था, जिनके मैंने आर्टिकल भी लिख के उनको कुछ कंसल्टेंसी भी दी। तो व्हाट हैपेंड इज़ दैट उनके पास एक मॉडल था कि इस्लाम के ज़िंदगी में मुस्लिम की ज़िंदगी में क्या-क्या हिस्से और ज़ाब्ता हयात होता है। अब मुझे वो पूरी डायग्राम याद नहीं, लेकिन इसका आखिरी पार्ट याद है कि ट्रांज़ैक्शन, जिसे हम मामलात कहते हैं। तो आई रियली लाइक्ड इट। समहाउ मैं इस मॉडल को देखती रही। जब मैं घर वापस आई तो किसी न किसी वक़्त ये जो मैंने इनके ज़िंदगी में इंसान क्या-क्या कर रहा होता है, ये इसको मैंने डिवाइड कर लिया 4 हिस्सों में। मैंने कहा कि 4 हिस्से हो सकते हैं, स्पिरिचुअल, रूहानी, पर्सनल फ़ैमिलियल यानी ज़ाती या ख़ानदानी आइली इनके मामलात, चौथा सोशो इकोनॉमिक यानी मुआशरा और मईशत, और आखिर में इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल पॉलिटिकल ठीक है? यानी इकोलॉजी तमाम माहौल, और पॉलिटिक्स सियासत। मैंने कहा इंसान की ज़िंदगी इन 4 हिस्सों में बटी हुई है। ये मॉडल मैं 2005-6 में साइड पे रख के फ़ारिग हो गई। 6 में मैंने इसके ऊपर पेपर लिखा, पब्लिश किया, चल रही। मैं इसको अपनी ही कंसल्टेंसी नेक्स्ट का पार्ट बनाना चाहती, और लोगों को मैंने दिखाया, दे वर वेरी एक्साइटेड, वी डिडंट नो व्हाट टू डू विद इट। मैं आगे बढ़ गई, मैं ट्रेंड हंटर पे हंट करती रही, ट्रेंड्स, और आई डोंट नो, आई बिकेम पॉपुलर एंड आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। व्हाट हैपेंड? Yes, I started getting published in 2008-12 में मेरे आर्टिकल्स फाइनली पब्लिश होने लगे। 2007 में मैं एक रूहानी स्कूल में एक सूफ़ी ज़ाविया इसको बोलेंगे, मैं अफ्रीका चली गई। वापस आई तो हमने पाकिस्तान और चेंज मेकिंग और पता नहीं कौन-कौन सी चीज़ों पे बात करना शुरू कर दी, सेल्फ डेवलपमेंट पे बात की। यहाँ तक करते आई गॉट अ लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड विद द होल थिंग एंड आई वाज़न्ट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम इट। मुझे इससे कोई कमाई नहीं हो रही थी, बाय द वे, मज़े की बात है। मैं लिख रही थी मगर मैं उसको मोनेटाइज़ नहीं कर पा रही थी और मैं इस बारे में बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। जब मैं पढ़ाने जाती लोग कहते हैं अच्छा आप मुफ्त में पढ़ा दें, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, आप मुफ्त में पढ़ा दें। अच्छा जी, मैं कमाऊँगी कहाँ से? अच्छा, कमाने के लिए आप ऐसे करें, आप स्कूल में जाके कर रहे हैं।
anything that I tried to do, people didn't want me to earn, which is really sad, because अगर मैं मॉडल उस टाइम पे पढ़ाना शुरू करती, यही एंटरप्रेन्योरशिप जो मैं स्कूल में पढ़ा रही थी किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मुझे कई वीक्स में पढ़ानी पड़ती, इसको शॉर्ट कोर्स में कोई यू नो कोई होटल बुक करके उसमें एज अ सेमिनार पढ़ाती, तो पीपल कुड हैव रियली लीप फॉरवर्ड। तो ये काम मैं नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर किसी जगह पर मेरी ज़िंदगी ब्रेक डाउन होना शुरू हो गई, जब मैंने कहा कि नहीं, मेरी तो गाड़ी आगे नहीं चल रही है, मैं जो काम करती हूँ लोग उसमें अटक जाते हैं और मुझे मशवरे देना शुरू करते हैं, नहीं ये नहीं तो वो करो, अच्छा तुम इंग्लिश पढ़ा दो, अच्छा तुम मुफ्त में पढ़ा दो, अच्छा तुम ये पढ़ा दो, तो पहले तुम वो पढ़ा दो, अच्छा करो तुम यूट्यूब पे चलो, अच्छा तुम कायदा आज़म, यहाँ तक भी मुझसे बातें कही, आप कायदा आज़म के बारे में बात करें, अच्छा आप अल्लामा इकबाल के बारे में बात करें। किसी ने ये भी कहा कि आपके कोई फ्रेंड है स्पेशल जो मेरे साथ इस तरह के टॉपिक पे काम किया करते, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हम लोग, मतलब टेक्निकल सेक्टर के और ब्लॉगर्स वगैरह बहुत सारे से, तो वो जी वो अल्लामा इकबाल और आप कायदा आज़म, पता नहीं वो कायदा आज़म है, आप अल्लामा इकबाल है, यू आर द थिंकर। माय गॉड, आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट, बिकॉज Qaeda Azam, Allama Iqbal have gone away a long time ago. They are not 21st century Muslims. They were very insightful. मगर अब हम बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप की और टेक्नोलॉजी की और इंटरनेट की बात कर रहे हैं, जिसको कायदा आज़म ने देखा भी नहीं होगा। तो मेरा जो करना धरना है, तो वो टेक्नोलॉजी और लोगों तक इल्म टेक्नोलॉजी हासिल करके पहुंचाना, उससे है, इब्लाग से है, मीडिया कम्युनिकेशन और उसकी जो जो इमर्जिंग फॉर्म है उसके ऊपर है भाई। तो मैं कायदा आज़म अल्लामा इकबाल कहाँ से हो गई? मैं तो इस बात को समझती हूँ कि भाई आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, ये मेरा काम था, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोगों तक ख़यालात कैसे पहुँचाए, और वो कौन से ख़यालात होने चाहिए। उसमें फिर मैंने कोशिश की कि मैं अपने ही दीन को और जो भी हमारा नज़रिया है उसको समझूँ, और नज़रिए को फिर मैंने डिफ़ाइन किया द सलाम मैट्रिक्स के तहत। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। ये कहानी एक ट्विस्ट पकड़ती है तब जब मैं पाकिस्तानी हिमालयाज़ आई हूँ 2013 में, और यहाँ पर मुझे काफ़ी मिसअंडरस्टैंड किया गया। यहाँ के लोगों ने ये समझा कि मैं स्पाई हूँ, और उन्होंने बात बहुत फैला दी, वो बड़ा लंबा चौड़ा एक मसला बन गया कानूनी। तो मैंने उसको नहीं होने दिया क्योंकि मैं कानून तक गई नहीं, मगर वो एक बड़ा सियासी मसला बन गया, जिसको फिर नेशनल सिक्योरिटी का आप कह सकते हो, और मेरी पर्सनल सिक्योरिटी का डेफिनेटली, कि जिसमें मुझे पकड़ लिया गया और बहुत सारे बुरे वाक़यात मेरे साथ हुए। तब मेरी ज़िंदगी ने एक डिफरेंट नहज पकड़ी। खैर, दैट वाज़ हैपनिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम अगो, बिकॉज़ आई वाज़ ऑल्सो इनटू माय स्पिरिचुअल थिंग, और जब स्पिरिचुअल थिंग में थी, आप सोचते हैं मैं जाके कहीं मेडिटेट करूँगा, मैं कहीं दूर चल जाऊँगा, ब्ला ब्ला ब्ला। सो सिंस अ लॉन्ग टाइम, मैं 2007-8 में मैं चाहती थी कि मैं कहीं दूर चल जाऊँ अपने शहर से, वहाँ पे कोई स्कूल कायम करूँ, या मेरे पास कोई ऐसी जगह हो, जहाँ ऑफ़िस हो, जहाँ पे लोग आएँ, मुझसे बात कर सकें, मकालमा कर सकें, जैसा कोई सियासतदान का ऑफ़िस होता है। बट ओनली आई वाज़ नॉट अ सियासतदान, दैट्स द डिफरेंस। ये दैट्स माय प्रॉब्लम। लोग मुझे जिस भी तरीके से डिफाइन करते थे वो मैं नहीं होती। अच्छा भाई आप इंग्लिश की टीचर हैं? नहीं। अच्छा आप बिज़नेस की टीचर हैं? नहीं, मैं बिज़नेस भी नहीं पढ़ा रही। भाई आप क्या चीज़ हो? आप सियासत में तो नहीं आना चाहती? मुझे सियासी पार्टी से भी इन्विटेशन आया? नो, नॉट रियली। क्या हैं आप? आई एम अ सिस्टम्स टीचर। तो लोगों को एक बुनियादी मुफक्किर नहीं कहते, मुफक्किर या हकीम कह लें आप, मुफक्किर, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिकल टाइप का मुफक्किर, वो मुफक्किर नहीं कि जो बैठ के हम मुल्क बनाएँगे, नहीं, जो बैठ के आपको कहे कि नहीं, आपने ये जो है ना, अभी बिजली का बुरहान आ रहा है, सोलर पैनल डाल लो, और थोड़ा-सा उस पे रिसर्च करें या खुद करिए, कोई टीम को साथ लगा के, जैसे सोलर पैनल तो हम कह रहे हैं, कौन से टाइप के कितने कहाँ होंगे, थोड़ा उसकी प्लानिंग में जाए। दैट वाज़ माय जॉब विद नेक्स्ट। आई होप यू आर फॉलोइंग मी, राइट? दैट वाज़ माय जॉब विद नेक्स्ट, कि हम एक चीज़ को जहाँ पे हम थिंकिंग के लेवल पर, मेरा काम तमाम यही है, ठीक है? थिंकिंग के लेवल से हम उसको प्रैक्टिकल पे ले आएँ। अब आप इसको स्पिरिचुअल कह लें, आप इसको मुफक्किर कह लें, हिकमत कह लें, कुछ भी, थिंकिंग से प्रैक्टिकल पे। लेकिन थिंकिंग को भी मैंने डिफ़ाइन करना है, मैंने किसी और की थिंकिंग लेके नहीं चलनी है। नए आसान अल्फाज में, नए मॉडल्स में डिफ़ाइन करना, यही मेरा मसला है। जो लोग मुझे प्रैक्टिकल में जानते हैं वो ये नहीं जानते कि मैं थिंकिंग कर रही हूँ। जो थिंकिंग में जानते हैं वो कहते हैं ओहो प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ तक कि मुझे किसी फ्रेंड ने, एक रशियन फ्रेंड जो हिंदुइज़्म प्रैक्टिस कर रही थी, उन्होंने कहा आप ब्राह्मण हैं, आपको तो प्रैक्टिकल काम करना ही चाहिए, आप तो यहाँ के लेवल, ओह या अल्लाह! तो मैं मुस्लिम हूँ भाई, मुस्लिम मुकम्मल होता है, मुस्लिम प्रैक्टिकल काम भी करता है, अपने हैंड्स भी डर्टी करता है, और सोच का काम भी। यही मुसलमान का ये तज़ाद, मेरे ख़्याल में सही लफ्ज़ नहीं है, इसको क्या कहना चाहिए, पैराडॉक्स इसका करेक्ट लफ्ज़ है, पैराडॉक्स, मुस्लिम पैराडॉक्स। मुसलमान जो है मुख्तलिफ क्या कहते हैं इसके लिए, अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है
ریلمز میں سفر کرتا ہے، کبھی اس دنیا میں ہوتا ہے، کبھی اس دنیا، کبھی وہ پریکٹیکل میں اس کا پیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وہ روحانیت میں جاتا ہے، کبھی وہ نیچے آتا ہے، کبھی وہ اوپر جاتا ہے، کبھی وہ لیفٹ آتا ہے، کبھی رائٹ. یہی اسلام ہے. یہی اسلام اور دیگر ادیان میں فرق ہے. مثلاً یہودیت جو ہے وہ قوانین پر مشتمل، قانون سے پر مبنی ایک مذہب ہے. اس میں جو دیکھیں گے قوانین. اور جو عیسائیت ہے وہ رحم دلی اور معاشرے پر مبنی ہے کہ کیا معاشرتی ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، بے رحم دلی کرو، رائٹ. معاشرے پر مبنی ہے. جو اسلام ہے وہ ہر چیز کو اکٹھا کرتا ہے. کبھی آپ نے قانون کی بات کرنی ہے، کبھی آپ نے یہ کہنا کہ نہیں چلو بے رحم دلی سے کام کرو، جانے دو کسی کو، ٹھیک ہے، مطلب قانون لگا کر. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کسی کو معاف کر سکے تو آپ کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. یعنی آپس میں تعلقات کیسے رکھنا ہے اس پہ بھی کرنا ہے، لین دین چھوڑنا، ٹھیک ہے. اور باقی قانون کیا چیز ہے. اب میں فرق سمجھاتی ہوں. قانون یہ ہو گیا کہ فرض کریں یہ میرا پین ہے، یا قانون ہے یہ میرا پین ہے، کوئی مجھے چھین کے میری مرضی کے بغیر نہیں لے کے جا سکتا، اٹھائے گا تو چوری ہوگا. رحم دلی یہ ہے کہ میں اس کو خود اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا قانون اور رحم دلی کا فرق. میں کہوں کہ بھائی ارے بھائی آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں. تو قانون تو یہ ہے کہ یہ جو انمیوٹیبل لا ہے وہ یہ کہ یہ میرا پین ہے، ٹھیک ہے. پھر اس سے متعلق اس کے میں کیا اس کے ساتھ سلوک کروں، یہ کہہ لیں قانون اور سلوک کہہ لیں. سلوک جو ہے وہ عیسائیت میں زیادہ اس کا ان کا فوکس ہے اس کے اوپر. اور جمع کرنا، تمام چیزوں کو جامع کرنا، ایک سے دوسرے میں جانا، وہ اسلام کا کام ہے، مکمل چیز کرنا، ٹھیک ہے. تو میں جو لوگوں کو سکھانا سمجھانا چاہتی ہوں وہ اپنے زندگی کے ذریعے، اپنی جرنی کے ذریعے. کبھی آپ تھنکنگ میں جاتے ہیں، کبھی آپ پریکٹس میں جاتے ہیں، پریکٹس میں آپ بلنڈرز بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلاً مجھے میرے ذہن میں آیا کہ یہ کیک بنانا چاہیے، یہ اس کی ریسیپی ہو گئی، پریکٹس کر کے دیکھا چاہیے پورا جمع نہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ سے کر کے دیکھتے ہیں. اب 2-3 پریکٹس کے بعد یہ ہو گیا، یہ لو بھائی ریسیپی، اب تم بنا لو. اب پھر ڈاؤن اسٹریم، جس کو ہم ڈاؤن اسٹریم کہتے ہیں، ڈاؤن اسٹریم کا ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا اس طرح بنا لو، اس سائز میں بنا لو، کس طرح اسٹائل میں بنائیں. تو جو مفکرین ہوتے ہیں، جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے، ڈیزائنر بغیر صرف ڈیزائن ہی نہ کرتے رہیں، کونے میں بیٹھ کے جی بابا جی کی طرح وہ سوچتے ہی نہ رہیں، ایک سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے کہ میں سوچتا ہی رہ گیا. پریکٹس میں آ جائیں. تو آئی وانٹ ٹو بی اے پریکٹیکل تھنکر، رائٹ، اینڈ تھنکنگ پریکٹیشنر. مسٹیک آپ کے انر، جہاں پہ آپ کی کوڈنگ ہوتی ہے. دیکھیں میں کوڈنگ بھی سیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ میں بات ابھی میرے خیال میں آپ کو چھوڑ دوں. میرے فون کی بیٹری اور اسپیس بھی ختم ہونے والی ہے، شام بھی ہو رہی ہے، سایہ ہو گیا اس جگہ پہ، میں نے کوئی روشنی کا اچھا بندوبست نہیں کیا ہوا. لیکن یہ کام میں کر رہی ہوں. اس کو سمجھانا بتانا ہی لوگوں کو اتنا مشکل کام ہوتا ہے. جب میں پکڑی گئی کہ شعبے میں کہ بھئی آپ اس پائیں کیا ہے، وہ جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتی ہیں تو میری زبان ختم ددارت. میں کیا بتاؤں بھائی. اچھا ٹیچر کیا آپ انگلش، سب سے اگر لوگ کہتے ہیں آپ انگلش کی ٹیچر ہیں، آپ میتھس پڑھاتی ہیں، میں بھی اسکول میں نہیں پڑھاتی. گھسیٹ کے مجھے لے کے جا رہے ہیں کہ آپ جو اسکول میں پڑھائیں گے، انگریزی میں نے پڑھا بھی دی، پھر آپ بچوں کو پڑھائیں، آپ اس کو پڑھائیں. ارے بھائی میں ان کی ٹیچر نہیں ہوں، اور میں نے جو پڑھا رہی ہوں وہ کافی بڑا کام ہے، اس کے اوپر مجھے بکس لکھنی ہے. 2013 سے بک لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، ابھی ہو گیا ہے 2025، جس کے درمیان مجھے ایک شدید قسم کا بائی پولر ڈس آرڈر بھی رہ گیا بقول ڈاکٹر کے. بائی پولر اسکیزوئڈ ڈس آرڈر. اسکیزوئڈ تو آپ ہوں گے. اسکیزوئڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے حصے بکھرے ٹوٹے پھوٹے ہیں، اور تو بہت سارے حصے ہیں، ان کو اکٹھا تو کرنے دو. وہ تو میں اسکیزوئڈ، میں نے کہا میں اسکیزوئڈ ہوں نہیں، لیکن بننا پڑ رہا ہے آپ کے سامنے. اب میں آپ کو یہ والا پارٹ بتاؤں یا وہ والا پارٹ بتاؤں، ٹھیک ہے. اور کون سی زبان میں بتاؤں کہ میری بولنے والی زبان تو انگلش ہے. جب مجھے ایک دفعہ پکڑا گیا، پولیس نے بٹھایا، جی آپ بتائیں آپ کون ہیں. اب مجھ سے بولا ہی نہ جائے اردو میں، اتنے مشکل چیزیں کون اردو میں بولے. تو آپ زیادہ انگریزی میں بولتی ہیں. اچھا اللہ اللہ، کیا بتائے انسان. بائی پولر بھی میرے خیال میں انسان تب ہوگا کہ جب جس بندے کا کام ہی پولز پہ، مختلف اپوزیشنز پہ کام کریں، وہ تو بائی پولر ہوگی. وہ تو کام ہی بائی پولرٹی پہ کر رہا ہے، وہ ان پولرٹی کو اکٹھا لے کر آ رہا ہے. یا اللہ کے بندو یہ کام کر رہی ہوں میں، جو میں پاکستانیوں کو بتا بھی نہیں سکتی. تو میں نے سوچا کم از کم ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں. بہت سارے لوگ جو میری جاسوسی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں میرے بارے میں، اور مجھے ادھر سے ادھر لے کے جاتے رہتے ہیں. ہولڈ کی جگہ میں پردہ کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں. ہولڈ آن. So can you open the white light, please? All right. So, yeah, white, please. All right. Okay. Okay. Righty. Okay. اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اس کا سایہ کیسے پڑ رہا ہے سامنے.
تو میں یہ کام کرتی ہوں. اب یہ کام میں کس کو بیٹھ کے بتاؤں کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ یہ کام ایسا نہیں کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. جو سمجھنے والے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ میں کیا کام کر رہی ہوں. عام عوام کو بتانا مشکل. آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ مجھے سمجھائیں، آپ مجھے بتائیں. آپ کوئی کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ارے میں اپنے فون پہ کام کر رہی ہوں. اچھا فون پہ کام کر رہی ہیں تو یہ خاتون اسپائنگ کر رہی ہیں. میرا برین بہت زیادہ بکھر گیا تھا اور جس کی وجہ سے مجھے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. آئی ہیڈ ڈسوشیٹیو ڈس آرڈر. مجھے نہیں پتا میری باڈی کہاں پر ہے. اس کی وجہ سے میری باڈی کو بہت سارا نقصان پہنچ گیا ہے. اسی درمیان میں نے ایک بالکل اس پروجیکٹ کو بھی جنم دے دیا اور یہ بھی ایک پوری پیرلل لائف میں نے گزاری ہے. جب آپ اسپرچولیٹی میں جاتے ہیں ویسے بھی آپ کے پاس بہت سارے گفٹس آ جاتے ہیں بٹ دین یو ہیو ٹو فوکس آن یور بگیسٹ گفٹ. سو میں نے اس گفٹ کو فی الحال سیکریفائس کر کے میں اپنے بگیسٹ گفٹ پہ آئی ہوں، ٹیچنگ پہ. کہا بھی مجھے ہمیشہ یہ گیا کہ آپ ٹیچنگ کریں اور یہ آپ کی مشکل کو بھی آسان کرے گا. لوگوں کو پتہ چلے گا ٹیچر ہیں. تو میں تھوڑا گھبراتی بھی ہوں کہ جب میں اپنا پڑھانا اسٹارٹ کرتی ہوں اکثر ایکچولی مجھ پر اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہی ہیں. صاف بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مجھے کوئی کمی ہے، بہت زیادہ احسان ہے. جب میں کوئی بات کرتی ہوں تو لوگوں کا ریئیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ ریئیکشن مجھے ہینڈل نہیں کرنا آتا. کوئی کہتے کنسلٹنسی تو مجھے کنسلٹنسی دے رہا، مجھے بل لکھنا نہیں آتا تھا. صاف میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرا دماغ جو ہے نا تھوڑا سا ہوائی اس میں رہتا ہے. اتنی بھی پریکٹیکل نہیں ہے. میں تو خود پریکٹیکل سیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں بائی دا وے میں سیلف ٹاٹ ہوں. ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے MBA کیا ہوا لیکن مجھے خود رسیدیں لکھنا نہیں آتی کیونکہ میرے ذہن جو تھا زیادہ تر یہ ماڈل میٹریسز بنانے پہ زیادہ لگا ہوا تھا اور اس کے علاوہ اپنے کچھ ذاتی ایشوز جو انسان کے روزمرہ کے ہوتے ہیں میرے جیسے لوگ کو زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے بہت زیادہ. ہمارا دماغ واقعی کلاؤڈس میں رہتا ہے. وہ کلاؤڈس میں نے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیا بھائی.